कौम समाज में एक नवीन विज्ञान को प्रत्यक्षवादी दर्शन पर स्थापित करने हेतु अत्यधिक जुनूनी हो गए थे। उनका मानना था कि ऐसे विज्ञान के माध्यम से ही सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति के नियमों को ढूंढा जा सकता है। यानी कि किसके नियमों को? सामाजिक व्यवस्था, सोशल ऑर्डर और सोशल प्रोग्रेस के नियमों को ढूंढा जा सकता है, इनवेरिएबल लॉज को ढूंढा जा सकता है। इसी वैज्ञानिक चिंतन के आधार पर सामाजिक व्यवस्था या निरंतरता, सोशल ऑर्डर और कंटिन्यूटी के सिद्धांतों की खोज को आपने सोशल स्टैटिक्स, सामाजिक गतिकी नाम दिया, तथा सामाजिक प्रगति में परिवर्तन, सोशल चेंज के सिद्धांतों की खोज को आपने सामाजिक गतिकी, सोशल डायनेमिक्स के रूप में स्थापित करना चाहा। अब देखिए, सोशल स्टैटिक्स जो स्ट्रक्चर की स्टडी करता है, सोशल डायनेमिक्स जो चेंज की स्टडी करता है या डायनेमिक्स की स्टडी करता है। आज भी समाजशास्त्र को ये हम अगस्त कॉम्ट का जो कंटिन्यूइंग रेलेवेंस है, अगस्त कॉम्ट की जो भी विचार प्रणाली थी, उनका आज तक ये प्रभाव हम देखते हैं कि समाजशास्त्र को दो ही मोटे भागों में बांटा जाता है। एक वह क्षेत्र जिसमें समाज में व्यवस्था लाने वाली शक्तियों की या फैक्टर्स की स्टडी की जाती है, और दूसरी ओर वो समाजशास्त्र जिसमें समाज में परिवर्तन या गति लाने वाली शक्तियों की स्टडी की जाती है। तो ये अगस्त कॉम्ट का आज एक समाजशास्त्र को एक तरह से पीरेनियल या सेमिनल कंट्रीब्यूशन है, हमेशा रहने वाला एक योगदान है। अर्थात कॉम्ट का नवीन समाज विज्ञान सामाजिक स्थिति और सामाजिक गति की नामक दो भागों में विभाजित था। तो हम कह सकते हैं कि जो स्कोप है समाजशास्त्र का, उस स्कोप को दो भागों में बांटा था अगस्त कॉम्ट ने, हम ये कह सकते हैं। एक तरह से एक तो स्टैटिक्स, सोशल स्टैटिक्स, और दूसरा डायनेमिक्स। ये मैंने एक स्पष्ट कर दिया है। जो पार्ट ए है वो है व्हाट मेक्स सोसाइटी टू कंटिन्यू टू बी ए सिस्टमिक इंटीग्रेटेड होल। वो कौन से कारक ऐसे हैं जिनकी वजह से समाज की जो विभिन्न निर्माण इकाइयां हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, यूनिट्स हैं, उनमें एक प्रकार की इंटीग्रेशन, एक प्रकार का एकीकरण रहता है, और वो एक संयुक्त एक यूनिट के रूप में वो कार्य कर पाते हैं। तो उसकी स्टडी हम करते हैं सोशल स्टैटिक्स में, कंटिन्यूटी में। और व्हाट मेक्स सोसाइटी टू चेंज, यहाँ टू चेंज और यहाँ है टू कंटिन्यू। ये देखिए, टू कंटिन्यू, टू चेंज। तो कंटिन्यू ओवर टाइम एंड इन व्हाट पैटर्न, किस प्रकार से वो बदलते हैं समय के साथ, उसकी स्टडी करने के लिए सोशल डायनेमिक्स और चेंज है, और किस प्रकार से वो कंटिन्यू रहते हैं उसकी स्टडी करने के लिए सोशल स्टैटिक्स है। कॉम्ट ने अपने शिष्यों का एक संगठन बनाया। अब देखिए, संगठन बनाया जिसका नाम था सोसाइटी पोजिटिविस्टे, पॉजिटिव सोसाइटी नाम का एक संगठन भी कॉम्ट ने बनाया। कॉम्ट की विचारों की सबसे अच्छी एक विशेषता ये थी कि उन्होंने जो सोचा उसे ग्राउंड पे करना भी वो चाहते थे। यानी कि वो ऐसे इंटेलेक्चुअल्स थे जो एक तरह से अकेडमिक ब्यूटी रखते थे, साथ में वो जो एक्शन पार्ट था उनका करके दिखाना, वो भी वो करके दिखाना चाहते थे। तो ये सोसाइटी पॉजिटिविस्ट बनाई, पॉजिटिव सोसाइटी बनाई। स्पेन, इंग्लैंड, हॉलैंड, अमेरिका आदि देशों में इस प्रकार के संगठनों का निर्माण करना उनका मिशन सा बन गया। आज भी बहुत से ऐसे संगठन लगातार काम कर रहे हैं। विशुद्ध अकादमिक जीवन, ये जो प्योर इंटेलेक्चुअल लाइफ थी अगस्त कॉम्ट की, जो शुरुआत में उन्होंने जो इकोल इंस्टीट्यूट था पेरिस में, जहाँ वैज्ञानिक अध्ययनों का एक परिवेश था, वहाँ पर जब अगस्त कॉम्ट ने दाखिला लिया तो उनके चिंतन पर भी वैज्ञानिक प्योर साइंस की एक तरह से जुनून सवार हो गया था। लेकिन जैसे-जैसे वो आगे बढ़ते गए, उनके जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएँ घटी जिनके कारण कॉम्ट की रुचि धीरे-धीरे विशुद्ध अकादमिक जीवन में खत्म होने लगी थी। तो इकोल के वैज्ञानिक परिवेश में उसका मोह भंग होने लगा था। तो मोह भंग होने लगा था, तो अब वो उनका एक तरह से रुझान किस तरफ बढ़ रहा था, वो हम आगे चर्चा करेंगे। कॉम्ट के अनुसार श्रम विभाजन और जनसंख्या वृद्धि, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर, DOL, इसको डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं, और पॉपुलेशन ग्रोथ, PG पॉपुलेशन ग्रोथ, बौद्धिक उद्विकास, ये जो इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन है मैनकाइंड का, के नैसर्गिक परिणाम है कि यानी कि जैसे संपूर्ण मानव जाति का बौद्धिक उद्विकास होता है, वैसे वैसे समाज में श्रम विभाजन, जनसंख्या बढ़ती जाती है, और श्रम विभाजन सरलता से जटिलता का रूप लेने लगता है, और एक तरह से प्रगतिशील परिवर्तन, इसको उद्विकास हम कहते हैं। बौद्धिक उद्विकास ही सामाजिक विकास, सोशल इवोल्यूशन या सोशल डेवलपमेंट का सबसे महत्वपूर्ण नियम, प्रोमिनेंट प्रिंसिपल है। अब ये पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि कॉम्ट ने पदार्थ की तुलना में आइडियाज, मैटर की तुलना में आइडियाज को ज़्यादा वैल्यू दी। उनका मानना था कि विचार बदलते हैं तो समाज बदलता है, संरचनाएं बदल जाती हैं। अन्य प्रबोधनकालीन विचारकों के समान कॉम्ट ने भी, ये समान है, अलग नहीं है, कॉम्ट ने भी माना कि मानव मस्तिष्क, ह्यूमन माइंड का उद्विकास, एक इंडिविजुअल ह्यूमन माइंड और एक ह्यूमन माइंड एज ए
कलेक्टिविटी और पूरे संपूर्ण जो समाज का एक डोमिनेंट मोड ऑफ थिंकिंग है, उनमें जो विकास है व्यक्तिगत बुद्धि इंडिविजुअल इंटेलेक्ट के विकास के समानांतर ही होता है। एक व्यक्ति जैसा सोचता है, समय के साथ धीरे धीरे वो सभी लोगों की सोच बन जाती है, और सभी लोगों की सोच जब बन जाती है तो उसे हम कहते हैं समाज की या एक युग विशेष की, इतिहास के एक विशेष कालखंड की वो एक प्रतिनिधि चिंतन प्रणाली है, एक डोमिनेट मोड ऑफ थिंकिंग, रिप्रेजेंटेटिव मोड ऑफ थिंकिंग, जिसको जिटजिस्ट हम बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज में, वो बन जाता है। यानी अब देखिए एक दो शब्द इन्होंने यूज किया है, एक फिलोजेनी और ओंटोजेनी। फिलोजेनी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ द स्पीसीज, संपूर्ण मानव जाति। जब हम ग्रुप की बात करके चलते हैं तो ग्रुप का जो विकास है वो एक व्यक्ति के विकास को फॉलो करता है, रिकैपिचुलेट्स डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। यानी कि इंडिविजुअल माइंड जैसा होता है, धीरे धीरे ग्रुप का माइंड भी बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। ग्रुप माइंड पैरेलल्स इंडिविजुअल माइंड। फिलोजेनी आप याद रखिए, फिलोजेनी रिकैपिचुलेट्स ओंटोजेनी। अर्थात कॉम्ट का मानना था कि व्यक्तिगत मस्तिष्क यानी कि इंडिविजुअल माइंड, इंडिविजुअल मोड ऑफ थिंकिंग, एक व्यक्ति के चिंतन की जो प्रणाली है, मानव क्रिया ह्यूमन एक्टिविटी और समाज सोसाइटी सभी पूर्णतया, अब ये इंडिविजुअल माइंड, माइंड ऑफ द सोसाइटी और सोसाइटी इटसेल्फ सभी पूर्णतः एक अंतिम अवस्था की ओर, इन सभी का मकसद क्या है, एक अंतिम अवस्था की ओर ऐतिहासिक उद्विकास की कतिपय निश्चित क्रमबद्ध अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। यानी कि तीनों चीजें जो है वो निश्चित अवस्थाओं से गुजरकर एक अधिक परिपूर्णता वाली, एक सक्सेसिव स्टेजेस से गुजरते हैं। और किस चीज की, थ्योरी ऑफ, एक अधिक परिपूर्णता वाली, मोर परफेक्ट, क्लोज टू द परफेक्शन, अधिक मेच्योर अवस्था की ओर इनका उद्विकास होता रहता है। तो यही उनका था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस, इवोल्यूशन उद्विकास और प्रगति का सिद्धांत। ये उनका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है, हम ये कह सकते हैं। समाज में परिवर्तन क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में अगस्त कॉम्ट का जो सिद्धांत था उसे हम लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन थिंकिंग, ये तीनों चारों शब्द इसी के लिए यूज होते हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन था समाजशास्त्र को, सोशल डायनेमिक्स को अगस्त कॉम्ट का। कॉम्ट के अनुसार एक सच्चे विज्ञान, एक जो ट्रू साइंस है के रूप में समाजशास्त्र सदैव सामाजिक नियमों की खोज करेगा। यहाँ पे उन्होंने समाजशास्त्र जो समाज के एक वैज्ञानिक चिंतन है उसको सैद्धांतिक एक उद्देश्य भी उन्होंने दे दिया। कॉम्ट के अनुसार समाज के वैज्ञानिक, एक सच्चे विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का उद्देश्य एक ही है, सामाजिक नियमों की खोज करना, टू डिस्कवर सोशल लॉज दैट गवर्न द सोशल statics and social dynamics that govern the factors of social continuity and the forces of social change in society। खोज में लगा रहता है जिसका आधार पर मानव इतिहास के बेहतर ढंग से समझा जा सके, इतिहास को बेहतर ढंग से समझा जा सके और भविष्य को बेहतर ढंग से निर्मित किया जा सके और भविष्य के संदर्भ में जानकारी दे सके। यानी कि अगस्त कॉम्ट के चिंतन में पास्ट, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, इन तीनों समय की तीन अवस्थाएं में होता है, एक समय तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी कि बीत गया, चल रहा है या जो होगा, उन तीनों में एक समन्वय करके समाजशास्त्र को यह एक उन्होंने भूमिका दी थी, समाजशास्त्र को एक कार्य सौंपा था कि समाजशास्त्र मानव इतिहास की को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करेगा। समाज में परिवर्तन कैसे हुआ है, आज हमने कहाँ अपनी यात्रा शुरू की थी और हम आज कहाँ आ चुके हैं, किन किन अवस्थाओं से गुजर के आ चुके हैं, उनके नियमों की खोज करना, आज हमारी क्या स्थिति है और भविष्य में भविष्य का स्वरूप कैसा होने वाला है, इन तीनों अवस्थाओं के बारे में समाजशास्त्र हमें ठोस वैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध कराएगा। ऐसे ही एक सामाजिक नियम के रूप में सामाजिक उद्विकास, सोशल इवोल्यूशन के विचार पर आधारित अपने द लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन सोसाइटी को कॉम्ट ने सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्र सिद्धांत के रूप में स्थापित किया जाता है। अब ये सिद्धांत क्या था, इसके बारे में हम थोड़ा आगे देखेंगे। इसी सिद्धांत के बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं हम। अपनी पुस्तक पॉजिटिव ये जो पॉलिटिक पॉजिटिव है, इसे जिसको सिस्टम कहते थे, में कॉम्ट ने लिखा है, ईच ऑफ आवर लीडिंग कंसेप्शंस, हमारी जो भी कंसेप्शन या सैद्धांतिक जो भी अवधारणाएं हमारी है, ईच ब्रांच ऑफ आवर नॉलेज, ज्ञान की जो भी ब्रांचेस हैं, जैसे मैप सीबीएस की इन्होंने चर्चा की थी, MAPCBS और एक लास्ट में ई, तो मैप सीबीएस, ये 6 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज थी। इन 6 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की पास से सक्सेसिवली थ्रू 3 डिफरेंट थियोरेटिकल कंडीशन। अभी डिफरेंट थियोरेटिकल कंडीशन से उनका तो यहाँ तक मानना था कि ये डिफरेंट थी और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थी, एक की उपस्थिति में दूसरी नहीं होगी, दूसरी की उपस्थिति में तीसरी नहीं होगी। कंडीशन, अब ये कंडीशंस कौन कौन सी हैं, द थियोलॉजिकल फिक्टिशियस,
धार्मिक और काल्पनिक, द मेटाफिजिकल तात्विक और एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त, एंड द साइंटिफिक और पॉजिटिव, द लास्ट वर्ड साइंटिफिक। और ये सबसे ऊंची और सबसे गुणात्मक रूप से सबसे श्रेष्ठतम अवस्था है, जिसमें अगस्त कॉम्ट का ये मानना था कि फ्रांसीसी समाज धीरे धीरे उसी ओर बढ़ रहा है। तो एक तरह से ये सारे देखिए कंसेप्शन, ब्रांच ऑफ नॉलेज, ये सभी फील्ड ऑफ आइडियाज हैं विचारों की दुनिया में। यानी कि विचारों की दुनिया में जो परिवर्तन है वो तीन अवस्थाओं में आते हैं: थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और साइंटिफिक पॉजिटिव, या साइंटिफिक या पॉजिटिव अवस्था। तो विचारों में ये जो तीन परिवर्तन हैं, तीन अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन हैं, इन्हीं के साथ साथ समाज जो व्यापक समाज है, समाज की संरचना है, समाज का स्वरूप है, प्रकृति है, वो भी तीन अवस्थाओं से गुजरती जाती है, इन्हीं विचारों में आने वाले परिवर्तन के बिल्कुल समरूप ही। कॉम्ट ने समाज के विकास की प्रक्रिया को एक व्यक्ति के जीवन की विकास की प्रक्रिया से तुलना के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अर्थात कॉम्ट का मानना था कि एक व्यक्ति के जीवन के चिंतन के जो लाइफ ऑफ आइडियाज है, व्यक्ति के सोच में जो परिवर्तन आता है, उसी के समरूप समाज की सोच में परिवर्तन आता रहता है। दोनों में एक समरूपता उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है। ये जो चिन्ह है ये समरूपता को दर्शाता है, इक्विवेलेंट। देखिए, इंडिविजुअल लाइफ है, चाइल्डहुड सुपरस्टिशंस एंड फियर्स ऑफ सुपरनेचुरल पावर। जब बच्चा होता है, बच्चा यानी कि जो बाल्य अवस्था होती है, बचपन होता है, उसमें सुपरस्टिशन, जितने भी सुपरस्टिशन सुपरनेचुरल पावर है, उनके प्रति फियर होता है बच्चे में। बच्चा डरता है, थोड़ा सा सुपरस्टिशियस भी होता है, अंधविश्वासी होता है, आसानी से विश्वास कर लेता है। और उसी के अनुरूप समाज का भी जो प्रारंभिक अवस्था थी, जो समाज का जो बचपन है, समाज की जो विकास की जो प्रारंभिक अवस्था थी, वो प्रिमिटिव रिलीजन वाली अवस्था थी। ठीक है, इसमें भी व्यक्ति डरता था, एक आधिभौतिक सत्ता में विश्वास रखता था, उससे डरता था। फिर धीरे धीरे विकास होता गया, उद्विकास होता गया, एडोलसेंट जैसे एक व्यक्ति का उद्विकास होता है, बचपन से फिर युवावस्था प्राप्त होती है, और युवावस्था में वो कुछ ग्रेट कॉस्मिक प्रिंसिपल्स के बारे में चिंता करता है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नियमों के आधार पर घटनाओं को समझने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो भगवान में या आधिभौतिक सत्ता से डरना उसका कम होता है, और धीरे धीरे उसमें तार्किकता का स्तर बढ़ने लगता है। उसी प्रकार समाज भी धीरे धीरे विकसित होता है, उद्विकास के अगले चरण आते हैं, और जिसमें मोर एडवांस फिलोसॉफिकल आइडियलिज्म का विकसित होता है। समाज में लोग अधिक फिलोसॉफिकल बातों में विश्व में के बारे में चिंतन करने लगते हैं। जीवन क्या है, मरण क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति क्यों जन्म लेता है, सपने क्यों आते हैं, ये इस प्रकार के फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस एक डोमिनेट मोड ऑफ थिंकिंग हो जाता है। ईश्वर के बारे में बात करना थोड़ा कम हो जाता है, इन मुद्दों पर अधिक चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। फिर बच्चा बचपन से युवावस्था, युवावस्था से फिर किशोर अवस्था, किशोर अवस्था से युवावस्था को प्राप्त करता है, और एडल्टहुड जो है प्रैक्टिकल पॉजिटिविज्म आ जाता है। एक एडल्ट व्यक्ति जो होता है, 40-50 साल का आदमी होता है, वो बहुत प्रैक्टिकली चिंतन करता है, प्रैक्टिकली घटनाओं को समझने की व्याख्या करता है, लर्निंग बाय डूइंग की बात वो करता है। उसी प्रकार से विकास के उद्विकास के जो उच्चतर स्तर हैं, उसमें मॉडर्न साइंटिफिक मेंटालिटीज डेवलप होती रहती है। मॉडर्न सोसाइटीज में साइंटिफिक मेंटालिटीज, लोगों का जो कैरेक्टर है, जो आइडेंटिटी, वो साइंटिफिक होने लगती है, और लोग सिद्धांतों के आधार पर और तर्क के आधार पर और मूर्त घटनाओं की वो व्याख्या करते हैं, उनके कार्य कारण संबंधों की स्थापना करने की प्रयास करते हैं। आदर्शात्मक चिंतन प्रणाली जो आइडियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ थिंकिंग है को अपनाते हुए, भाई ये तो शुरू में हमने बताया है कि कॉम्ट का जो चिंतन था वो आदर्शात्मक था, आइडिशनल था। वो मैटर की तुलना में आइडियाज को वैल्यू देते थे ज़्यादा। आइडियाज जैसे कार्ल मार्क्स मैटर को वैल्यू देते थे, मैक्स वेबर आइडियाज को वैल्यू देते थे, हेगल आइडियाज को वैल्यू देते थे। कॉम्ट ने विचारों को पदार्थ के निर्धारक के रूप में माना, जबकि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, पदार्थ को विचारों के निर्धारक के रूप में माना, जबकि कॉम्ट ने विचारों को पदार्थ के निर्धारक के रूप में माना। अर्थात आपने माना कि विचार ही पदार्थ का निर्धारण करते हैं। एक ऐतिहासिक विशिष्ट अवस्था पर मानवीय चिंतन का जैसा स्वरूप होगा, डोमिनेंट मोड ऑफ थिंकिंग होगी, कलेक्टिव वे ऑफ थिंकिंग जो होगा, उसी के अनुरूप समाज का भी, उस कालखंड में समाज का स्वरूप भी वही होगा, यानी कि सोशल फॉर्मेशन भी वही होगा। आज की वीडियो में हम इतना ही चर्चा करेंगे। आगे की वीडियो में हम अगस्त कॉम्ट के जो 2-3 और विशेष योगदान रह गए हैं समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में, जैसे कि आप लॉ ऑफ 3 स्टेजेस हैं, जिसकी मोटी-मोटी चर्चा हमने आज की है, इसके बारे में और हम चर्चा करेंगे। द लॉ ऑफ द 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, द हायरार्की ऑफ साइंसेस, और थ्योरी ऑफ मॉरलिटी। ये 4 ही महत्वपूर्ण योगदान थे। कंक्लूडिंग जो वीडियो होगा उसमें हम अगस्त कॉम्ट के विचारों की आज के युग में प्रासंगिकता देखेंगे। क्या आज भी उनके जो विचार थे वो किसी न किसी रूप में आज के समाजशास्त्रियों को प्रभावित कर रहे हैं? इन सभी मुद्दों पर हम आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए